Good morning, dear students. We will continue our topic source of business finance. इसमें हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं अभी, और अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। और इसमें जब हम फाइनेंस को पे हमने जब पढ़ा था तो हमें पता था कि हम 3 तरह के फाइनेंस हो सकते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और एक आपका मिडिल टर्म। तो शॉर्ट टर्म की ड्यूरेशन भी थी, लॉन्ग टर्म की भी थी और मिडिल टर्म की थी। शॉर्ट टर्म का बताया था मैंने आपको 1 महीने 1 साल से कम, और मिडिल टर्म का था 1 साल से ज़्यादा पर 5 साल से कम, और फिर 5 साल से ज़्यादा जो था वो था हमारा लॉन्ग टर्म। तो आज हम पढ़ते हैं इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है सोर्स ऑफ फंड के लिए, और सबसे ज़्यादा अच्छा सोर्स माना जाता है इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर्स रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ द कंपनी एंड दोज द कैपिटल रेज बाय इशू ऑफ सच शेयर इज नॉन एज ओनरशिप कैपिटल या ओनर्स फंड। तो इक्विटी शेयर होल्डर होते क्या हैं कि सबसे पहले देखो, कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर। मैंने बताया था आपको, जो कैपिटल होती है कंपनी की वो डिवाइडेड होती है शेयर्स में, छोटे से छोटा पार्ट हमारा शेयर कहलाता है। ऑर्डिनरी और इक्विटी शेयर रेफर दो शेयर्स विच हैव राइट टू रिसीव डिविडेंड फ्रॉम द डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर द डिविडेंड had been paid to the preference shareholder. Distribution dividend to the equity share is not necessary. The rate of dividend is also not fixed. In case of the winding of the company, capital account is first paid to the preference shareholder and amount left, if any, is returned back to equity shareholder. In reality, the equity shareholder are the real owner and risk bearer of the company. तो मैंने क्या बताया आपको कि जो इक्विटी शेयर होल्डर थे वो रियल ओनर ऑफ द कंपनी होता है और रिस्क बेयर ऑफ द कंपनी होंगे। तो इनको हमेशा फिक्स परसेंटेज से तो डिविडेंड नहीं मिलता है। जिस तरह कंपनी को डिविडेंड होता है, कभी कम ज़्यादा, कभी कम प्रॉफिट होता है, कभी ज़्यादा होता है, तो उसके हिसाब से फिर इनको डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हम इनको दे देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम उसको, डिविडेंड। और डिविडेंड कब मिलता है इनको, इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद। एक और टाइप्स होते हैं जिनको हम प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं, उनको देने के बाद मिलता है। और इक्विटी शेयर्स का जो पैसा होता है वो कब तक रखा रहता है आपका, जब तक कंपनी वाइंडिंग अप में नहीं जाती है, कंपनी का कोई समापन नहीं होता है, जब तक वो पैसा कंपनी के पास से रहे। तो मैंने आपको बताया था क्या कि इक्विटी शेयर कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इक्विटी शेयर इज़ द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। और सबसे ज़्यादा रिस्क भी इनकी होती है, और ये इनके पास, अगर इनको बिजनेस को या कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है उस केस में ही हम इनको डिविडेंड देते हैं। अगर कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो हम इनको डिविडेंड नहीं देते हैं। ये इक्विटी शेयर्स के बारे में था। तो इक्विटी शेयर्स सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फिनांस है। तो दे आर रेफर टू रेशियल ओनर, बता दिया मैंने। दे एंजॉय द रिवॉर्ड हैज वेल एज द रिस्क ऑफ द ओनरशिप। द लाइबिलिटी और टू कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट, इनकी लाइबिलिटी रहेगी ना वो सिर्फ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस में रहेगी, जो मेंबर्स की लाइबिलिटी रहेगी। दे हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, उनको राइट होता है पार्टिसिपेट करने के लिए मैनेजमेंट में। फिर देन है मेरिट्स पढ़ते हैं, सूटेबल फॉर इन्वेस्टर हु आर विलिंग टू अज्यूम रिस्क फॉर अ हायर रिटर्न। किस इन्वेस्टर के लिए सूटेबल रहेगा, जो हायर रिटर्न चाहते हैं कि भैया हाँ मुझको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, पर रिस्क भी फिर उतनी ही रहेगी। पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर इज़ नॉट कंपलसरी, सो नो वार्डन। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज टू द इक्विटी शेयर होल्डर को देना कंपलसरी नहीं होता, तो इसका भी बर्डन कम हो जाता है। लेकिन प्रॉफिट होगा तो हम इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं, नहीं होता तो उस केसेस में हम इनको डिविडेंड नहीं देते हैं। तो इक्विटी कैपिटल सर्व्स हैज़ परमानेंट कैपिटल एज इट टू बी रीपेड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। सिर्फ इसका पेमेंट कब वापस होगा, जब कंपनी का समापन होगा, वाइंडिंग अप होगा, उस टाइम पे। तो इक्विटी कैपिटल प्रोवाइड्स क्रेडिट वर्थनेसी टू द कंपनी एंड confidence to prospective loan provider. The fund can be raised through equity issue without creating any charge on the assets and democratic control over management of the company. Then limitation, investor who want steady income may not refer equity share as equity share at fluctuating returns. The cost of equity share is generally more as compared to the cost of raising fund through other resources.
issue of additional equity shares dilutes the voting power and earning of existing equity shareholder. More formalities and procedural delays are involved while raising fund थ्रू इशू ऑफ इक्विटी शेयर। तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हमको करनी पड़ती हैं हमको इक्विटी शेयर करने से पहले। तो हम जब फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पढ़ेंगे तो आप वहाँ के बहुत सारी बातें आपको वहाँ पे भी क्लियर हो जाएंगी। तो अब है हमारा दूसरा टाइप है प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस यानी पहले प्री का मतलब पहले। तो द प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंजॉय द प्रेफरेंशियल पोजीशन ओवर इक्विटी शेयर होल्डर इन टू बेस में। इनको सिर्फ टू बेस में प्रेफरेंशियल पोजीशंस रहेंगी। वो कौन सी? रिसीविंग ए फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बिफोर एनी डिविडेंड इज डिक्लेयर फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर। पहला इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने से पहले किसको देना पड़ेगा डिविडेंड? हमें प्रेफरेंस शेयर को, और फिक्स परसेंटेज से। इक्विटी शेयर में कोई परसेंटेज नहीं था लेकिन प्रेफरेंस शेयर में परसेंटेज रहेगा। रिसीविंग देयर कैपिटल आफ्टर द क्लेम ऑफ द कंपनीज क्रेडिटर्स हैव बीन सेटल्ड एट टाइम ऑफ लिक्विडेशन। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जनरली डू नॉट एंजॉय एनी वोटिंग राइट। सो जो प्रेफरेंस शेयर है ना, तो सबसे पहले जैसे बाइंडिंग अप हुआ तो बाइंडिंग अप में सबसे पहले पेमेंट करेंगे हम किसको? प्रेफरेंस शेयर्स को। फिर देन करेंगे हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को, और इनको वोटिंग राइट नहीं होता। इक्विटी शेयर्स होल्डर को वोटिंग राइट होता है, वो वोट कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग राइट नहीं होता। वो किसी भी मामले में वोट नहीं कर सकते। हाँ, उनसे रिलेटेड कोई है जो उनको इफ़ेक्ट कर रहा है तो वहाँ पे हम वोटिंग राइट का यूज़ वो कर सकते हैं। ये होते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर को सिर्फ दो राइट होते हैं, एक तो इनको फिक्स डिविडेंड मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर से पहले, और दूसरा लिक्विडेशन के समय सबसे पहले पैसा किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। देन किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। तो दो हमारे टाइप्स ऑफ शेयर हो गए, पहला इक्विटी शेयर और दूसरा हमारा प्रेफरेंस शेयर। मेरिट्स हैं हमारी, इट्स प्रोवाइड स्टडी इनकम इन द फॉर्म ऑफ फिक्स रेट ऑफ रिटर्न एंड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इट डज नॉट अफेक्ट द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ओवर द मैनेजमेंट हैज प्रेफरेंस शेयर होल्डर डोंट हैव वोटिंग राइट। पेमेंट ऑफ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड टू preference shares may enable a company to declare higher rate of dividend for the equity. Preference shareholder have the preferential right of prepayment over the equity shareholders, and preference capital does not create any sort of change against the assets। तो ये था हमारे सब प्रेफरेंस शेयर के बारे में। तो प्रेफरेंस शेयर का मतलब आप समझ गए होंगे कि दो जिनको प्रेफरेंस शेयर हमको प्रेफरेंस राइट होता है, बस सिर्फ वही हमारे प्रेफरेंस शेयर होते हैं। तो ये काफ़ी टाइप्स के भी होते हैं, प्रेफरेंस शेयर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, और इनका कंपनी पे कोई कंट्रोल नहीं होता। हाँ, इनसे रिलेटेड कोई चीज़ है तो वो इनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो बहुत सारे टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर भी हो जाते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, और गारंटेड प्रेफरेंस शेयर और नॉन गारंटेड प्रेफरेंस शेयर। अब है हम इसकी लिमिटेशंस पढ़ते हैं। लिमिटेशन रहेंगी नॉट सूटेबल फॉर दोस इन्वेस्टर हु आर विलिंग टू टेक रिस्क एंड आर इंटरेस्ट इन हायर रिटर्न। उन लोगों के लिए सूटेबल नहीं है जो चाहते हैं कि उनको हायर रिटर्न हो और जो रिस्क भी वेयर कर सकते हैं, उनके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है प्रेफरेंस शेयर। उनको किस ऑप्शन में जाना चाहिए? इक्विटी शेयर होल्डर। जो भी ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं उनको किसके लिए जाना चाहिए, किस मोड में जाना चाहिए? उनको जाना चाहिए इक्विटी शेयर। तो प्रेफरेंस कैपिटल डाइल्यूट द क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ओवर द असेट्स ऑफ द कंपनी। तो कोई प्रॉफिट हो रहा है तो पहले किसको देना है? प्रेफरेंस शेयर। तो कहीं ना कहीं इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड थोड़ा सा कम हो जाता है। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर इज जनरली हायर देन द इंटरेस्ट रेट ऑन डिवेंचर। तो प्रेफरेंस शेयर की जो डिविडेंड रेट होती है वो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की रेट से ज़्यादा होती है। डिवेंचर की रेट कम होती है और प्रेफरेंस शेयर की ज़्यादा होती है। डिवेंचर एक क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट्स, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। डिविडेंड ऑन दिस शेयर्स इज टू बी पेड ओनली व्हेन द कंपनी अर्न्स प्रॉफिट। देयर इज नो एश्योर्ड रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर्स। द डिविडेंड पेड इज नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम प्रॉफिट हैज एक्सपेंसेस, तो देयर इज नो टैक्स सेविंग। डिविडेंड ऑन दिस शेयर इज टू बी पेड ओनली व्हेन द कंपनी अर्न्स प्रॉफिट। देयर इज नो एश्योर्ड रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर। तो कभी कभी तो भैया डिविडेंड जब प्रॉफिट होगा कभी तभी देंगे, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो भी हमको इसका डिविडेंड देना होता है, पर उस टाइम नहीं देते हैं। इनका डिविडेंड को हम
अपने पास रख लेते हैं और जब हमें सफिशिएंट होता है तो हम इनको एक साथ दे देते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो इनका जो डिविडेंड अनपेड डिविडेंड होता है वो उसको हम बाद में जब कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है उस टाइम हम इनको डिविडेंड को चुका देते हैं। तो ये थी हमारी सारी की सारी चीज़ें लिमिटेशन प्रेफरेंस शेयर के बारे में और इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर को बता ही दिया मैंने, आपको ऑनर होते हैं कंपनी का, प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी के ऑनर नहीं होते हैं। अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ रिसोर्सेज, डिवेंचर। डिवेंचर कौन इशू करता है? कंपनी इशू करती है। तो डिवेंचर होता क्या है? एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट्स। क्या होगा? एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट्स। तो डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन टू सबसेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, डिवेंचर इंक्लूड डिवेंचर, स्टॉक, बॉन्ड्स एंड एनी अदर सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी वेदर constituting a charge on the assets of the company or not. So the debenture issued by a company is in the acknowledgement that the company has borrowed a certain amount of money which it promised to repay at a future date. A company can raise fund through issue of debenture which bear a फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एक एक्नॉलेजमेंट है कि हाँ किसी ने, कंपनी ने इनसे लोन लिया है और वो प्रॉमिस करते हैं कि एक फ्यूचर डेट पे वो इनको पूरा का पूरा अमाउंट वापस कर देंगे और इनको फिक्स परसेंटेज से साल में 2 बार क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। 6 मंथ के हिसाब से इनको इंटरेस्ट मिलता है फिक्स परसेंटेज रेट से। तो डिवेंचर क्या होते हैं? क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, जिनको हर साल 2 बार इंटरेस्ट मिलता है फिक्स परसेंटेज से, चाहे प्रॉफिट हो कंपनी को या प्रॉफिट ना हो, इनको इंटरेस्ट हमें देना होता है। मीन्स हम इनको इंटरेस्ट देते हैं। मेरिट्स क्या है? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय इन्वेस्टर हु वांट फिक्स इनकम एट लेसियर रिस्क। ये किसके लिए प्रिपेयर है? जो बहुत ही रिस्क चाहते हैं कि भाई चलो ठीक है, कम रिस्क पे उनको एक तरीके से प्रॉफिट हो जाए। तो ये इस तरह के इन लोगों के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है। और नो पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट के में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पेमेंट ऑफ फिक्स इंटरेस्ट, इनको जो पेमेंट मिलेगा वो फिक्स इंटरेस्ट से मिलने वाला है। नो प्रॉब्लम ऑफ रीपेमेंट, और इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है रीपेमेंट करने के लिए। ये कि कौन सा है? तो लॉन्ग टर्म रिसोर्स होते हैं, इनको आराम से हम रीपे कर सकते हैं। एक फिक्स टाइम हो 10 साल 12 साल, इसके बाद ही हम इनको रीपेमेंट करते हैं। लेस कॉस्टली भी नहीं होते जाता, सूटेबल होते हैं और सिक्योर होते हैं, हेल्प इन पीरियड ऑफ सडन फेल इन वैल्यू। तो फाइनेंसिंग थ्रू डिवेंचर इज लेस कॉस्टली हैज़ कम्पेयर द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर हैज़ द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डिवेंचर इज टैक्स डिडक्टेबल। जो भी हम इंटरेस्ट देंगे उसका हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, इसीलिए ये ज़्यादा हमारा कॉस्टली नहीं होता है कंपेयर टू द इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। तो डिवेंचर के बारे में हमने क्या पढ़ा? डिवेंचर इज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट्स, इज द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, जिसको हर साल इंटरेस्ट मिलता है फिक्स परसेंटेज से इनको। और ये इनको वोटिंग राइट नहीं होता, ये कंपनी के पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ है और ये कौन है? क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। तो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है ये हमारा फिनांस का डिवेंचर। तो लिमिटेशन क्या है? डिवेंचर पुट ए परमानेंट बर्डन ऑन द अर्निंग ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ रिन्यूएबल डिवेंचर द कंपनी हैज़ टू मेक प्रोविजन फॉर रीपेमेंट ऑन द स्पेसिफाइड डेट इवन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़। अगर आपने किसी से 10 साल के लिए डिवेंचर लिए हैं तो आपको 10 साल बाद ही आपको पेमेंट करना हो सकता है, और 10 साल बाद भी आपकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही हो पर आपको पेमेंट वहाँ पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको बर्डन हो जाता है। ये इसका एक ड्रॉबैक है। ईच कंपनी है सर्टन बोरिंग कैपेसिटी विद द इश्यू ऑफ डिवेंचर द कैपेसिटी ऑफ द कंपनी टू फर्दर बोरो फंड्स रिड्यूस। तो जब आपको पता चला है कंपनी भैया ज़्यादा कंपनी ने लोन ले रखा है, तो फिर कोई भी जो नया इन्वेस्टर होता है वहाँ पे पैसा डालना पसंद नहीं करता। ये कंपनी ने पहले से ही इतना लोन लगा था, इस वजह से उनकी जो कैपेसिटी होती है लोन लेने की वो भी क्या हो जाती है? रीयूज़ हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपका कोई फ्रेंड ने काफ़ी लोगों से लोन ले रखा है, आपको पता है उसके बारे में, हाँ ऐसे ऐसे लोगों से लोन ले रखा है, फिर वो आपसे पास पैसे मांगने आता है, तो शायद आप उसको पैसे ना दें क्योंकि आप सोचेंगे कि इसने पहले से ही इतने सारे लोगों से पैसे ले रखे हैं और अभी तक उनका चुकाएगा कि फिर मेरा चुकाएगा। तो इस वजह से आप शायद बहुत सोचने लगेंगे कि मैं इसको पेमेंट दूँ या ना दूँ। तो ये अंतर पड़ जाता है, ठीक है। फिर है आपका कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक क्या है? कमर्शियल बैंक इज कमर्शियल बैंक occupy a vital position as they provide funds for different
purpose as well as different times period. The rate of interest charged by the bank depend on various factors such as the characteristics of the firm and the level of interest rate in the company. तो डिवेंचर द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर. तो किसके बहुत सारे जो इनकी जो रेट रहेगी वो बहुत सारे वेरियस फैक्टर पे डिपेंड करेती है. तो ये था ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा कमर्शियल बैंक. तो कमर्शियल बैंक इक्विपाई पोजीशन हैज़ ए प्रोवाइड फंड. ये क्या करती है? प्रोवाइड करती है फंड. किसको प्रोवाइड करेगी? डिफरेंट पर्पस एज वेल हैज़ अ डिफरेंट टाइम पीरियड. और डिफरेंट पर्पस के लिए लोगों को फंड प्रोवाइड करती है और डिफरेंट टाइम्स के हिसाब से भी ये फंड प्रोवाइड करती है, जिसको बोलेंगे हम कमर्शियल. कमर्शियल का मतलब अभी समझ में आएगा कि बिजनेस के पर्पस से किसी को फंड प्रोवाइड कर पाना. तो कमर्शियल बैंक इक्विपाई एन इम्पोर्टेंट पोजीशन हैज़ दे प्रोवाइड फंड्स फॉर डिफरेंट पर्पस हेल्प एसेस फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड. बैंक एक्सटेंड लोन to firm of all size and in many ways the provide secured as well as unsecured loan. दो तरह के लोन प्रोवाइड करेगी, secured भी और unsecured भी. बैंक it is not permanent source of fund. They provide short term loan by the following means: by bank overdraft, by discounting of bill of exchange on mortgage of the goods and cash credit or या short term loan. तो ये मॉर्गेज भी लोन. मॉर्गेज का मतलब किसी की संपत्ति को रख के फिर लोन देना, और अनसिक्योर्ड का मतलब हो गया बिना किसी संपत्ति के हमने रखा. जैसे हमने किसी से लोन लेने जाते हैं तो आप कल देखा होगा कि कोई कुछ अपनी ज्वेलरीज रख के फिर लोन लेके आता है तो वो सिक्योर्ड हो जाता है, और कोई यूं ही दे देता है तो वो अनसिक्योर्ड लोन होता है. मेरिट्स क्या है? टाइमली असिस्टेंस टू बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग फंड्स एज अ बैंक नीडेड. सीक्रेसी ऑफ बिजनेस कैन बी मेंटेन हैज द इंफॉर्मेशन सप्लाई टू द बैंक बाय द borrowers is kept confidential. ये इन्फॉर्मेशन भी कॉन्फिडेंशियल रखती है कि हाँ किसने लोन लिया है, डिस्क्लोज नहीं करती कि हाँ इस व्यक्ति ने से, तो किसी के बारे में पता भी नहीं चलता कि इसने कहाँ से किस बैंक से लोन लिया है. ये बहुत अच्छी बात होती है. फॉर्मेलिटीज सच एज द इशू ऑफ द प्रॉस्पेक्टस एंड अंडर राइटिंग आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर रेजिंग लोन फ्रॉम बैंक. दिस देयरफॉर इज इन easier source of fund. Loan from bank is a flexible source of finance as the loan amount can be increased according to business needs. तो ये बिजनेस नीड्स के हिसाब से प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि जैसा बिजनेस को ज़रूरत होती है पैसे की, उस तरीके से उनको लोन प्रोवाइड करती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? कमर्शियल बैंक. लिमिटेशन क्या है कमर्शियल बैंक की? तो फंड्स आर जनरली अवेलेबल फॉर शॉर्ट पीरियड्स एंड इस एक्सटेंड ऑफ रिन्यूएबल इज इन अ uncertain and difficult. Bank make detailed investigation of the company affairs, financial structure, and also asks for the security of assets and personal securities, sureties, and this make the procedure of the operating fund lightly difficult. बहुत सारी इंक्वायरी करती है, रिपोर्ट्स देखती है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो लोन लेने की प्रोसीजर होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है. डिफिकल्ट टर्म एंड कंडीशन आर इम्पोज बाय बैंक फॉर द ग्रांट ऑफ लोन. जब भी आप कभी लोन लेते हैं तो वो एक तरीके से कंडीशन इम्पोज कर देती है. अभी आप देखना कभी एडवर्टाइजमेंट आता है, कभी किसी इंश्योरेंस कंपनी का भी आता है, तो वहाँ पे लिख देते हैं कि स्टैंडर्ड टर्म एंड कंडीशन अप्लाई. तो बेसिक कुछ ना कुछ कंडीशन नहीं डाल देती जिससे कि यहाँ पे लोन लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो ये था हमारा कमर्शियल बैंक के द्वारा. तो ये किस किस के फॉर्म में आपको इंटरेस्ट देगी? तो मैंने आपको बताया था बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, बाय डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बाय मॉर्गेज ऑफ गुड्स, कैश क्रेडिट और शॉर्ट टर्म लोन. नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडस्ट्री वर नॉट एबल टू raise sufficient capital to meet financial needs. As a result, they are not running properly to solve their financial problem. Various types of the financial institutions are set up which could help them in getting finance. This institution provide industry with the both short and long term funds. Some of the main institution giving detail has a under. तो बहुत सारी organization होती हैं जो इनको एक तरीके से आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद लोन प्रोवाइड कर दी, क्योंकि इतनी ज़्यादा सफिशिएंट कैपिटल थी नहीं उस टाइम पे. तो बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, इसके मैं नाम बताता हूँ आपको. इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, न्यू ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. तो
तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनको ये सब की सब लोन प्रोवाइड करती हैं। दे प्रोवाइड बोथ बॉन्ड कैपिटल एंड नॉन कैपिटल ऑफ द लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट एंड सप्लीमेंट द ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एजेंसी लाइक कमर्शियल बैंक। दे आर ऑल्सो कॉल्ड डेवलपमेंट बैंक। तो इनको एक तरीके से डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं। तो इनकी मेरिट्स क्या हैं? तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। क्या प्रोवाइड करती हैं? लॉन्ग टर्म फाइनेंस विच आर नॉट प्रोवाइडेड बाय द कमर्शियल बैंक। मैनी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड फाइनेंशियल, मैनेजरियल एंड टेक्निकल एडवाइस एंड कंसल्टेंसी ऑफ द बिजनेस फर्म। ये साथ साथ में क्या क्या प्रोवाइड करती हैं? मैनेजरियल, टेक्निकल एडवाइस एंड कंसल्टिंग भी प्रोवाइड करती हैं बिजनेस फर्म को। ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्रीज द गुडविल ऑफ द बोरिंग कंपनी इन द कैपिटल मार्केट। तो एक तरीके से अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आप लोन लेते हैं तो आपकी कैपिटल भी क्या हो जाती है, आपकी जो गुडविल है वो मार्केट में उसकी रेपुटेशन बढ़ जाती है, क्योंकि आपने एक अच्छी इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखा है। हैज़ रीपेमेंट ऑफ लोन कैन बी मेड इन ईजी इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ इनको जो रीपेमेंट करना पड़ता है लोन का वो भी बहुत ईजी इंस्टॉलमेंट में होता है। इट डज नॉट प्रूव टू बी मच ऑफ ए बर्डन ऑन द business. The funds are made available even during period of depression when other source of finance are not available. Correct? Now, okay. So limitations we will now we discuss limitation. Too many formalities make the procedure time consuming and expensive. Certain restriction such as a restriction on dividend payment are imposed on the power of borrowings company by the financial institutions. Financial institution may have their nominees on the board of director, thereby restricting the power of the company. तो ये सारी की सारी चीज़ें थी लिमिटेशन हमारी फाइनेंस की, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं और प्रोसेस भी होते हैं जिसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, और कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होते हैं जैसे कि हमने अभी कमर्शियल बैंक में पढ़ा था वैसे रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे भी होते हैं। और यहाँ पे हमको तो जो नॉमिनी है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हैव देयर नॉमिनी ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दे भी रिस्ट्रिक्ट पावर ऑफ द कंपनी। सो अब आता है हमारा इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। इसके बारे में बात करने वाले हैं हम, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। अब ये इंटरनेशनल फाइनेंसिंग क्या होता है, हु कैन डिस्कस? सो थोड़ा बहुत आपको पता है कि इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है। देखो, नेशनल का मतलब आप समझते हैं कि जो हमारे जो इंडिया के अंदर हो रहा है, तो वहाँ पे जो कंपनियाँ हैं जो इंडिया के लेवल पे ही काम करती हैं उनको क्या बोलेंगे हम, एक तरीके से नेशनल फाइनेंसिंग। और जो इंडिया के बाहर भी काम कर रही हैं, वर्ल्ड लेवल पे काम कर रही हैं, उनको बोलेंगे हम इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। थोड़ा डिस्कस करते हैं। सो देयर आर वेरियस अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू रेज फंड इंटरनेशनली। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को फंड मिल जाता है इंटरनेशनली। तो हम डिस्कस करते हैं। तो कमर्शियल बैंक ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सटेंड फॉरेन करेंसी लोन फॉर द बिजनेस पर्पस। द टाइप्स ऑफ लोन एंड सर्विस प्रोवाइड बाय बैंक वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो जो लोन होता है और सर्विस होते हैं वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग हो जाती है, क्योंकि अलग अलग कंट्री के रूल्स भी अलग होते हैं, अलग अलग कंट्री के रेगुलेशंस भी अलग होते हैं। तो वहाँ पे जो लोन की जो सर्विसेज हैं और लोन की जो अमाउंट है वो डिफरेंट हो जाती है। इंटरनेशनल एजेंसी एंड डेवलपमेंट बैंक, ए नंबर ऑफ द इंटरनल एजेंसी एंड डेवलपमेंट बैंक हैव इमर्ज ओवर द years to finance international trade and business. These bodies provide long and medium term loan and grant to promote the development of economically backward area in the world. तो ये किस कहाँ पे प्रोवाइड करती हैं? जो बैकवर्ड एरिया होता है वहाँ पे, वर्ल्ड के जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ पे प्रोवाइड करती हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। तो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट हम देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। सो it means any instrument in the form of depository receipt created by the overseas depository bank outside India and issued to non-resident investor against the issue of ordinary share of foreign currency convertible bonds of issuing company. Such depository receipts are denominated in US dollar. किससे नॉमिनेशन में रहेगा? यूएस डॉलर में। GDR इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कैन बी ट्रेडेड फ्रीली लाइक एनी अदर सिक्योरिटी। ए GDR इज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड अवॉर्ड बाय इंडियन कंपनी टू रेज फंड फॉरेन करेंसी एंड कैन बी लिस्टेड और ट्रेड इन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। जैसे हमारे यहाँ की जो कंपनियाँ हैं वो यहाँ पे लिस्टेड है, तो वो जो GDR इश्यू करेगी उसको वहाँ उस
जिस देश में, तो उसके वहाँ पे उसको लिस्टेड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा फॉरेन स्टॉक में। ए होल्डर ऑफ GDR कैन एट एनी टाइम कन्वर्ट इट इनटू द नंबर ऑफ द शेयर इट रिप्रेजेंट। द होल्डर डू नॉट कैरी वोटिंग राइट बट ओनली डिविडेंड एंड कैपिटल एप्रिसिएशन में इंडियन कंपनी लाइक इन्फोसिस, विप्रो, रिलायंस हैव रेस मनी थ्रू GDR। तो जो इंडियंस कंपनी वो किस तरह से GDR इशू करती है? देखो GDR जो इशू कर लेते हैं तो उनको वोटिंग राइट नहीं होता। हाँ, एक ऑप्शन होता है कि वो अपने GDR को कभी भी किसी भी टाइम पे इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकती हैं। और ये कहाँ पे हम इशू करते हैं? GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो ये जो हमारे यहाँ की कंपनियाँ हैं, जैसे मैंने बताया इन्फोसिस, विप्रो, रिलायंस CTC, जो रिलायंस है वो भी एक तरीके से मनी रोज करती है GDR के थ्रू। तो किस में करते हैं हम इसको? इनका जो डोमिनेशन होता है वो किसके में? US डॉलर में होता है। और जो हमारे जो ऑर्डिनरी शेयर होते हैं वो किस में कन्वर्ट कर लेती है? फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर लेती है। तो मैंने बताया आपको GDR क्या होता है। GDR को एक तरीके से क्या राइट नहीं होता? वोट करने का राइट नहीं होता। और GDR इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इतना ध्यान रखना आप, जब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तो आपको उससे पता होना चाहिए कि GDR क्या है। GDR इज ऑल्सो इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड कैन बी ट्रेड फ्री लाइक एनी अदर सिक्योरिटी। और जो दूसरी सिक्योरिटी है उसकी तरह वो ट्रेड भी करता है। तो क्या है? GDR एक हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी है। और GDR कैन एट एनी टाइम कन्वर्ट इनटू द नंबर ऑफ शेयर इट रिप्रेजेंट। और तो मैंने आपको पहले बताया है कि GDR को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? इक्विटी शेयर्स में। तो और जो GDR होते हैं डू नॉट कैरिंग वोटिंग राइट बट ओनली डिविडेंड एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। तो उनको एक तरीके से डिविडेंड तो नहीं मिलता पर कैपिटल मिल जाती है। कैपिटल में रहता है उनको जब वो वापस करेंगे तब, लेकिन उनको राइट नहीं होता। डिविडेंड तो मिलेगा, डिविडेंड भी मिलेगा और कैपिटल का जो भी इनका कंट्रीब्यूशन होगा जब वो इसको वापस करेंगे, जो भी इनकी प्रोसीजर रहेगी उस टाइम पे, लेकिन इनको वोटिंग राइट नहीं रहेगा, जिनको बोलेंगे हम GDR। इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जो US डॉलर में इशू की जाती है। फिर है हमारी अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट। द डिपॉजिट रिसिप्ट इशू बाय द कंपनी इन द USA आर नॉन एज अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट। ऐसी रिसिप्ट जो कहाँ पे सिर्फ इशू की जा रही है? USA में, जिसको क्या बोलेंगे हम? अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट। इट इज सिमिलर टू द GDR except it can be issued only to the American citizen and can be listed and traded on the stock exchange। तो बस ये कहाँ पे इशू की जाती है? सिर्फ अमेरिका में। और जो थी वो जो हमने पढ़ा अभी GDR, तो GDR और उसमें एक ही अंतर है कि जो ADR है तो वो कहाँ पे इशू की जाती है? आपकी सिर्फ अमेरिका में। और वहीं की जो कंपनी होगी वहाँ पे भी वो लिस्टेड होगी। काम दोनों का एक साथ है, बस फ़र्क कितना सा है? अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट सिर्फ अमेरिका में ही इशू की जाती है। अब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो है आपकी वो क्या होती है? इन इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट denominating in the Indian rupees in the form of the deposit receipt. It is created by Indian deposit to the enable a foreign company to the raise fund from the Indian security market. According to SBI guidelines, IDR are issued to Indian resident in the same way as domestic share are issued. The issuer company make a public offer in India and resident can bid in exactly the same format and method as they bid for Indian share। जिस तरह से आपने शेयर्स इशू करते हैं उसी तरीके से हम IDR इशू करते हैं। तो इंडियन कंपनी इशू करती है IDR को। तो जो किसके फॉर्म? रुपीज़ के फॉर्म में। जो जैसे हमने वो पढ़ा अपने GDR US डॉलर में होगा, पर जो हमारा IDR होगा वो इंडियन रुपीज़ के फॉर्म में होता है। जो डोमिनेशन होगा वो किस में होगा? आपका इंडियन रुपीज़, जिसको क्या बोलेंगे हम? IDR। तो ADR, IDR और GDR इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म ऑफ फोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। और बिजनेस और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये तीनों टर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत अच्छी तरीके से याद करना। GDR आपका US डॉलर में होता है, इनको वोटिंग राइट नहीं होते हैं। और ADR कहाँ इशू की जाती है? ओनली अमेरिका में इशू की जाती है। दोनों का फंक्शनिंग सेम होती है। और ADR कहाँ पे? इंडिया में। जिस तरह से हम नॉर्मली शेयर इशू करते हैं उसी तरह हम ADR भी इशू करते हैं।
तो ये था आज का आपका टॉपिक रिसोर्सेज ऑफ फिनांस का। फिर पढ़ना है आपको फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, तो ये क्या होता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स? देखिए, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स are equity linked debt security that are to be converted into equity or deposit receipt after a specific period. Those a holder of FCCB has the option of either converting them into equity share at a predetermined price or exchange rate, or retaining the bond. They carry a fixed interest rate which is lower than the rate of any other similar non-convertible debt instrument. FCCBs are listed and trade in foreign stock exchange। तो ये था फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल। तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल जो एक तरह के इक्विटी लिंक डेब्ट सिक्योरिटी हैं एंड दैट आर द वी कन्वर्ट इनटू इक्विटी, और जिसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? आप जो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं उनको आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिपॉजिट रिसिप्ट में भी, और एक टाइम के बाद इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें? इक्विटी शेयर में या डिपॉजिट रिसिप्ट, जो एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद। तो जो होल्डर है एफसीसी का, वो उसके पास 100 ऑप्शन होता है कन्वर्ट करने के लिए इक्विटी शेयर में, या पुरानी जो प्रीडिटरमाइंड प्राइस होती है एक्सचेंज रेट में, या अपने पास बॉन्ड्स को रख सकता है। दे कैरी ए फिक्स इंटरेस्ट रेट विच इज़ लोअर देन द रेट ऑफ एनी अदर सिमिलर, और इनका जो ये कैरी करके चलता है फिक्स इंटरेस्ट रेट से, और जो स्मॉलर होता है नॉन कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट से आर लिस्टेड एंड ट्रेड इन अ फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। इसको क्या बोलेंगे हम? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। क्या बोलेंगे हम इनको? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। सो नाउ ये था आपका आज का टॉपिक जिसमें हमने सब पढ़ा है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, जो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको जस्ट फॉर रीड रखना है। लेकिन आपको एडीआर, जीडीआर और आईडीआर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हैं। तो मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें। तो आज हमने डिस्कस किया इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इसके बाद आपने लोन फ्रॉम बैंक्स, कमर्शियल बैंक, ये आपने पढ़ा, पब्लिक डिपॉजिट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपने पढ़ा। मैंने कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नाम आता है आपको, जैसे कि आपको डिवेंचर के बारे में बता, और मैंने बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नाम बताए, जैसे कि आपका इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो वी केयरफुली, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है आपको, और कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल बेशक पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।